आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था? तो मिन्हाज ए सिराज के अनुसार इल्तुतमिश इलबरी सरदार आलम खां का लड़का था। बचपन से ही इल्तुतमिश अत्यधिक सुंदर और होनहार था और उसका पिता अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा उसे अधिक प्यार करता था। इससे कुपित होकर उसके भाइयों ने बालक इल्तुतमिश को घोड़ों के एक व्यापारी को बचपन में ही बेच दिया था। घोड़ों के व्यापारी ने इल्तुतमिश को प्रधान काजी को बेच दिया और काजी के पुत्रों ने उसे एक दास व्यापारी जमालुद्दीन को बेच दिया। अंत में गोरी की कृपा पात्र ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, पराक्रम और स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगा। प्रारंभ में उसे सरजानदार पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद उसे अमीर शिकार बनाया गया। 1205 में जब गोरी ने पंजाब के कोकरों के विरुद्ध अभियान किया था, उसमें इल्तुतमिश ने इतनी अधिक वीरता और पराक्रम का परिचय दिया कि गोरी का दास ऐबक और ऐबक का दास इल्तुतमिश। तो गोरी उसकी पराक्रम से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने ऐबक से कहकर उसे दासता से मुक्ति दिला दी। उसका स्वामी स्वयं दास था गोरी का, बट इल्तुतमिश जो था उसे दासता से मुक्ति मिल गई। जब ऐबक ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर रहा था तो इल्तुतमिश को वहां का उसने दुर्ग रक्षक नियुक्त किया था। कुछ दिनों बाद ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और बाद में उसे बदायूं का हाकिम नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उसने गहरवाल राजपूतों का दमन किया और अपनी रण निपुणता के लिए ख्याति अर्जित की। ऐबक की मृत्यु के बाद जब लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बना दिया तो दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को कहा कि वो आकर गद्दी पर अधिकार करें, क्योंकि आराम शाह योग्य नहीं है, अतः आप सुल्तान बने। तो इस प्रकार दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। उसके पश्चात इल्तुतमिश दिल्ली आया, उसने आराम शाह को परास्त किया और सुल्तान बन गया। जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसके सामने बहुत अधिक कठिनाइयाँ थी। प्रत्येक प्रकार के विरोध हो रहे थे, प्रशासन संगठित नहीं था, धन का अभाव था और सुल्तान का पद भी सुदृढ़ नहीं था। तो इस प्रकार इल्तुतमिश को प्रारंभ में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले उसकी कठिनाई थी तुर्क अमीरों की समस्या। ऐबक को भारत में नवस्थापित तुर्क राज्य को संगठित करने का समय ही नहीं मिला था, अतः उसकी मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त तुर्क अमीर दिल्ली के सिंहासन को हथियाने अथवा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की उधेड़-बुन में लगे हुए थे। बहुत से तुर्क सरदार जो गोरी और ऐबक के समय में इल्तुतमिश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे, इल्तुतमिश का सुल्तान बना देने से वो असंतुष्ट थे और वे किसी राजवंशीय सरदार को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। इन तुर्क सरदारों की यह भी मांग थी कि प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल तुर्क सरदारों को ही नियुक्त किया जाए और भारतीय मुसलमानों को ऊंचे पद नहीं दिए जाए। सिंध और मुल्तान के सूबेदार कुबाचा ने ऐबक की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और भटिंडा, सुरसती, कुहराम, लाहौर आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। वह अपने आप को ऐबक का उत्तराधिकारी भी समझता था। गजनी में ताजुद्दीन यल्दौज ने भारतीय प्रदेशों पर पुनः गजनी का दावा प्रस्तुत किया और इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए उसे राजकीय चिन्ह भिजवा दिए। परिस्थितियों की विवशता को देखते हुए उस समय इल्तुतमिश को अपमान सहन करके उन चिन्हों को स्वीकार करना पड़ा, पर उस वक्त भी उसने कहा कि वह अपने बड़े सरदार के रूप में भेजे जाने के रूप में इन चिन्हों को स्वीकार करता है। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल के अली मर्दान ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। बिहार में खिलजी सरदार मलिक ने भी अपने आप की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार इल्तुतमिश के सामने जो मुख्य कठिनाई थी वो थी इन तुर्क सरदारों पर नियंत्रण स्थापित करके दिल्ली के शासन के अंतर्गत लाना। दूसरा उसकी समस्या थी सेना का विश्वास प्राप्त करना। तुर्क सेना का विश्वास प्राप्त करना उसके लिए बहुत आवश्यक था। यह सहयोग की बात है कि दिल्ली में तैनात तुर्क सेना के जिस सेना नायक अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था, वह अब इल्तुतमिश का विरोधी बन गया और तुर्क सेना अभी भी उसी के नियंत्रण में थी। तीसरा था हिंदू सरदारों की समस्या। ऐबक के शासनकाल में बहुत से हिंदू सरदारों ने दिल्ली की अधीनता मानकर वार्षिक कर चुकाने का आश्वासन दिया था, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उनमें से बहुत से सरदार विद्रोही हो गए और कर भेजना बंद कर दिया था। कई क्षेत्रों के सरदारों ने संगठित होकर अपने अपने क्षेत्रों को तुर्क अधिकारी जो थे उनको खदेड़ दिया था और स्वतंत्र करवा लिया था। जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर आदि क्षेत्र दिल्ली से स्वतंत्र हो गए थे। उनकी स्वतंत्रता दिल्ली के तुर्क राज्य के लिए गंभीर संकट थी, अतः इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था कि वह उन्हें पुनः अधीन करे। तो अब क्षेत्र में भी तुर्क शासन लड़खड़ाने लगा था, तो इस प्रकार उसे उन सरदारों को भी अपने अधीन करना था जो अब स्वतंत्र होने लगे थे।
उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या भी एक बड़ी समस्या थी। इल्तुतमिश के सामने उत्तर पश्चिम की सीमा एक चुनौती बन गई थी। मध्य एशिया की राजनीति में मंगोलों के प्रवेश से भारी उथल पुथल मची हुई थी। मंगोलों ने ख्वारिज्म के शाह को परास्त कर दिया था। ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन भागकर सिंधु के तट पर आया और मंगोल नेता चंगेज खान जो था वो उसका पीछा करते हुए किसी भी समय भारत में प्रवेश कर सकता था। चंगेज खान जो है उसे खुदा का कहर कहा जाता है और उस समय केवल दिल्ली सल्तनत ही पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा मुस्लिम राज्य था जिसको मंगोल अधीन नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार यह भी एक बड़ी उपलब्धि थी कि मंगोलों से अपने आप को बचाना, और ये एक समस्या भी थी जिसका इल्तुतमिश ने बहुत ही समझदारी पूर्वक समाधान किया था। तो मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाने की समस्या इल्तुतमिश के लिए अग्नि परीक्षा के समान थी। खोखरों की समस्या भी थी। झेलम और सिंध के मध्य आबाद लड़ाकू खोखरों की प्रारंभ से ही तुर्कों से शत्रुता चली आ रही थी। खोखरों की शत्रुता के कारण उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा असुरक्षित हो गई थी, क्योंकि ख्वारिज्म के शाह ने खोखरों से मैत्री करके दिल्ली सल्तनत के अधीन वाले कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके अलावा दुर्बल राज्याधिकार भी एक समस्या थी। इल्तुतमिश एक दास का दास था, अतः विशुद्ध तुर्क सरदारों की दृष्टि में उसका साम्राज्य पर अधिकार ही अनुचित था और वे उसको सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। इस्लामी कानून के हिसाब से भी इल्तुतमिश की स्थिति कमजोर थी और धार्मिक नेताओं का व्यवहार भी उसके पक्ष में नहीं था। अतः इल्तुतमिश के लिए अपने राज्याधिकार को सुदृढ़ करना अति आवश्यक कार्य था। इस प्रकार इल्तुतमिश के लिए दिल्ली का सिंहासन फूलों की सेज सिद्ध नहीं हुआ। उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दिल्ली सल्तनत की नींव भी सुदृढ़ और स्थायी नहीं थी, परंतु वह अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ और अपनी योग्यता, पराक्रम और कूटनीति से समस्याओं में विजय पाने में सफल रहा। उसी कारण उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो उन समस्याओं से समाधान के लिए उसने क्या क्या किया? तो सबसे पहले जो विरोधी तुर्क अमीर थे उनका दमन किया। इल्तुतमिश ने आराम शाह पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी, फिर भी बहुत से विरोधी तुर्क अमीरों ने उसे सुल्तान मानने से ही इनकार कर दिया और दिल्ली के समीप अपने सैनिक दस्ते एकत्र कर लिए। इल्तुतमिश ने इन सरदारों पर आक्रमण करके उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया और अधिकांश विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया। जो बच गए उन्होंने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं, अवध, वाराणसी तथा तराई के क्षेत्रों में स्थित तुर्क और हिंदू सरदारों का दमन करके उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयास किया। फिर उसने एक चालीसा मंडल का गठन किया, जिसे तुर्क चहलगानी चालीसा कई नामों से पुकारा जाता है। तुर्क अमीरों के भावी विद्रोह को रोकने तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति से काम लिया। उसने अपने प्रति निष्ठावान दासों का एक नया दल संगठित किया। चूंकि इसमें 40 लोग सम्मिलित थे, इसलिए इसे चरगान अथवा चालीसा दास अमीरों का दल कहा जाने लगा। इन लोगों को प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया गया। चूंकि दल के सदस्यों की उन्नति इल्तुतमिश की कृपा पर निर्भर थी, अतः वे लोग प्रारंभ से इल्तुतमिश के प्रति निष्ठावान रहे, उसकी पूर्ण रूप से स्वामी भक्त रहे। उसके पश्चात उसने यल्दौज का दमन किया। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना ही था, तब गजनी के शासक ताजुबुद्दीन यल्दौज ने इसे गजनी राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए उसके लिए राजकीय चिन्ह भिजवाए थे। चूंकि उस समय इल्तुतमिश यल्दौज से शत्रुता मोल लेने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने राजकीय चिन्ह स्वीकार कर लिए थे, परंतु अपमान का प्रतिशोध लेने की ताक में था। उधर यल्दौज ने कुबाचा पर आक्रमण करके लाहौर और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार उसका नेक्स्ट जो अगला लक्ष्य हो सकता था वो दिल्ली हो सकता था। इल्तुतमिश इस अवसर पर तटस्थता की नीति अपनाई और अवसर पाकर सुरसती, कुहराम और बठिंडा पर अपना अधिकार जमा लिया। 1215 में ख्वारिज्म के शाह ने यल्दौज को परास्त करके गजनी से खदेड़ दिया। यल्दौज लाहौर भाग गया और उसने थानेश्वर तक पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसका इरादा दिल्ली पर आक्रमण करने का था, अतः इल्तुतमिश ने आगे बढ़कर उसका सामना करने का निश्चय किया। तराइन के ऐतिहासिक मैदान में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें यल्दौज पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों बाद यल्दौज का वध कर दिया गया। इस वजह से इल्तुतमिश को दोहरा लाभ हुआ। एक तो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और सिंहासन का दावेदार समाप्त हो गया, और दूसरा भारत का मुस्लिम राज्य गजनी के प्रभुत्व से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। इस प्रकार तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को परास्त कर दिया। फिर उसके सामने एक शक्ति उभर रही थी, वो थी कुबाचा की। नासुरुद्दीन कुबाचा गोरी का एक दास था। ऐबक की भांति उसने भी अपनी स्वामी की सेवा की थी, और जो उसे उच्च का सूबेदार बनाया गया था वो उसकी सेवा के बदले ही उपहार था। कुबाचा ने अपनी योग्यता एवं पराक्रम से मुल्तान, सिबिस्तान और समस्त सिंध प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने सुल्तान ऐबक की 2 पुत्रियों से विवाह किया और ऐबक की अधीनता भी स्वीकार की थी।
ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अपना राजचिन्ह धारण किया। इल्तुतमिश के लिए यह प्रबल प्रतिद्वंदी था। गजनी के शासक यल्दोज ने उसे लाहौर छीन लिया, परंतु जब यल्दोज इल्तुतमिश के हाथों पराजित हो गया तो स्थिति का लाभ उठाकर कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया और अपना साम्राज्य सुदृढ़ करने लगा। 1217 में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करके लाहौर छीन लिया। पराजित कुबाचा ने उस समय इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर चुकाने का वचन भी दिया। फिर भी कुबाचा एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता रहा और इल्तुतमिश को भी उससे भय बना रहा। इसी बीच चंगेज खान से पराजित होकर ख्वारिज्म का जलालुद्दीन मांगबरनी भागकर पंजाब आया। उसने कुबाचा के राज्य में लूट मार करके उसे भारी क्षति पहुंचाई। उधर मंगोलों ने मुल्तान में लूट मार करके उसको क्षति पहुंचाई। जलालुद्दीन और मंगोलों की वापसी के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की जो कमजोर स्थिति हो चुकी थी उसका फायदा उठाना चाहा। उसने एक साथ उच्च और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कुबाचा जो था वो निराश हो गया। उसने भागकर सिंध के दुर्ग में आश्रय लिया। उच्च और मुल्तान पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इसके बाद सेनानायक जुनैदी को भक्कर का घेरा डालने का काम सौंपा गया। 2 मास की घेराबंदी के बाद कुबाचा की स्थिति जो थी वो दयनीय हो चुकी थी। वह लगभग पूर्ण रूप से परास्त हो चुका था। उसने संधि की याचना की, परंतु इल्तुतमिश ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा। इससे कुबाचा को संदेह उत्पन्न हो गया और वो एक नाव में बैठकर भाग निकला, परंतु उसकी नाव डुबो दी गई और कुबाचा का अंत हो गया। इस प्रकार इल्तुतमिश को अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से भी छुटकारा मिल गया और सिंध, उच्च, मुल्तान और पंजाब जैसे विस्तृत क्षेत्र पर उसका अधिकार हो गया। इससे दिल्ली सल्तनत की शक्ति और साधनों में विकास हुआ। उसके पश्चात जो प्रमुख संकट था दिल्ली सल्तनत के सामने, क्योंकि अभी भी नई दिल्ली सल्तनत बनी थी, तो उसके सामने सबसे बड़ा संकट था मंगोलों का संकट। इस समय तक मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत के अलावा सभी मुस्लिम राज्यों पर अधिकार कर लिया था, सबको विजय किया था। 1221 में इल्तुतमिश के सामने मंगोल आक्रमण का भयंकर संकट आ खड़ा हुआ, जिसे उसने अपनी कूटनीतिक प्रतिभा के द्वारा दूर कर दिया। मध्य एशिया के रेगिस्तान में बसने वाली मंगोल जाति को चंगेज खान ने संगठित करके चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया और फारस को पदाक्रांत करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इतिहासकारों के विवरणों से पता चलता है कि मंगोलों में भयानक बर्बरता और रक्त पिपासा विद्यमान थी। चंगेज खान जो था, मंगोलों की सेना के सामने ख्वारिज्म का शक्तिशाली साम्राज्य भी धराशायी हो गया। ख्वारिज्म का शाह कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया और उसका जो युवराज था जलालुद्दीन मांगबरनी, वो भारत की ओर आया। युवराज का पीछा करते हुए मंगोल भी भारत की ओर आए। जलालुद्दीन ने कुबाचा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और बाद में पंजाब के खोखरों से मित्रता स्थापित करके पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद उसने इल्तुतमिश की सेवा में अपना राजदूत भेजकर मंगोलों के विरुद्ध सैनिक सहायता की अपील की। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश की धार्मिक भावनाओं को उभारने का भी प्रयास किया। इल्तुतमिश के सामने दुविधापूर्ण स्थिति थी। एक स्वधर्मी शरणार्थी युवराज को सहायता न देने से मुस्लिम जगत में उसकी बदनामी होना निश्चित था, परंतु सहायता देने का अर्थ था बर्बर चंगेज खां को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए भड़काना, क्योंकि चंगेज खां एक तटस्थ राज्य पर आक्रमण नहीं करना चाहता था और इसलिए अभी उसे सिंधु नदी को पार नहीं किया था। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने कूटनीतिक सूझबूझ से काम लिया और विनम्रतापूर्वक जलालुद्दीन को कहलवा दिया कि भारत की गर्म जलवायु आपके निवास के अनुकूल नहीं है तथा आप पंजाब को खाली करके वापस लौट जाएं। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने भावी युद्ध की संभावना को ध्यान में रखते हुए जोर शोर से सैनिक तैयारियां भी शुरू कर दी। जलालुद्दीन ने संपूर्ण स्थिति को परखकर इल्तुतमिश से टकराना उचित नहीं समझा और कुबाचा के राज्य में लूटमार करके 1224 में फारस की तरफ भाग गया। उसके लौटते ही मंगोलों ने भारत को छोड़ दिया और इस प्रकार इल्तुतमिश ने उभरती हुई दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के भयंकर आक्रमण से बचा लिया, विनाश से बचा लिया। कुबाचा की शक्ति कमजोर होने पर उसके राज्य का विस्तार का सुअवसर भी मिला और उसने कुबाचा के राज्य पर भी अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उसने बंगाल विजय की। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल का सूबेदार अली मर्दान एक स्वतंत्र शासक बन बैठा और उसने दिल्ली सल्तनत को वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। अपनी सत्ता को मजबूत बनाने की दृष्टि से उसने अनेक खिलजी सरदारों का क्रूरता के साथ दमन किया और बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। परिणाम स्वरूप अधिकांश खिलजी सरदार उसके शत्रु बन गए और 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने अली मर्दान का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने हिसामुद्दीन एवाज को अपना शासक बनाया। एवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की।
एवाज ने बिहार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने पड़ोसी हिंदू राज्यों जाजनगर, तिरहुत, कामरूप के विरुद्ध सफल अभियान किए। इन विजयों से उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई और उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। इल्तुतमिश प्रारंभ से ही पूर्वी भारत पर निगाह रखे हुए था, परंतु उत्तरी पश्चिमी सीमांत के संकट के कारण वो कोई कार्यवाही नहीं कर पाया था अभी तक। चंगेज खां की जब वापसी हो गई तो उसे राहत मिली और एक शक्तिशाली सेना के साथ उसने पूर्व की ओर अभियान किया। बिना किसी प्रतिरोध के दक्षिणी बिहार पर उसके अधिकार हो गया। इसके बाद वह बंगाल की तरफ बढ़ा। यद्यपि इवाज ने युद्ध की तैयारियां कर रखी थी, परंतु ठीक समय पर उसने अपना निर्णय बदल दिया और इल्तुतमिश के साथ संधि कर ली। संधि के अनुसार इवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और बिहार का क्षेत्र इल्तुतमिश को सौंप दिया। वार्षिक कर चुकाने का भी वादा किया और स्वतंत्र शासक के राज चिन्हों और उपाधियों को भी त्याग दिया। इससे संतुष्ट होकर सुल्तान इल्तुतमिश वापस आया और लौटते समय मलिक जानी को उसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार एक बार बिना युद्ध के उससे अधीन आ गया था बिहार, परंतु यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रही। इल्तुतमिश के लौटते ही इवाज ने बिहार पर आक्रमण कर दिया और मलिक जानी को खदेड़कर बिहार को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर इल्तुतमिश ने अपने लड़के नासिरुद्दीन महमूद को, अवध का सूबेदार जो था इस समय, उसको इवाज के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का आदेश दिया। महमूद शाह एक योग्य पराक्रमी युवक सेना नायक था और अवध के हिंदू सरदारों का दमन करने में उसने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की थी। 1226 में जब इवाज पूर्व की ओर किसी अन्य युद्ध में उलझा हुआ था तो नासिरुद्दीन महमूद ने उस पर अचानक से आक्रमण कर दिया, उसकी राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। एवाज ने पलटकर नासिरुद्दीन पर आक्रमण किया, परंतु वह युद्ध में मारा गया और बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधिकार में आ गया। इल्तुतमिश ने बंगाल का शासन भी महमूद को सौंप दिया, परंतु 1229 में अचानक इस प्रतिभावान राजकुमार महमूद की मृत्यु हो गई और खिलजी सरदारों ने बंगाल में विद्रोह का झंडा फहरा दिया। उनमें से एक इख्तियारुद्दीन बलका बंगाल का सुल्तान बन गया। अतः 1230 में इल्तुतमिश को पुनः बंगाल पर अभियान करना पड़ा। युद्ध में बलका मारा गया और बंगाल पर पुनः दिल्ली का शासन कायम हो गया। मलिक जानी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके सुल्तान वापस लौट आया। इसके पश्चात उसने पंजाब के खोखरों का दमन किया। ख्वारिज्म का सुल्तान जो शासक था जलालुद्दीन मांगमरनी, जब वो पंजाब से वापस लौटा तो उस समय सैफुद्दीन करगुल को पश्चिमी पंजाब में अपना अधिकारी नियुक्त कर गया था। सैफुद्दीन ने पंजाब के खोखरों से मैत्री स्थापित की और अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास किए। दूसरी तरफ इल्तुतमिश ने कुबाचा से पंजाब का अधिकांश क्षेत्र जीत लिया था, परंतु सैफुद्दीन और खोखरों की लूटमार और धावों से पंजाब में अव्यवस्था फैल गई थी। अतः इल्तुतमिश ने उसका दमन करने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी। डॉक्टर पांडे ने लिखा है कि भयंकर संघर्ष के बाद खोखरों का दमन कर दिया गया और सियालकोट, जालंधर तथा नंदना के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। खोखरों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से इन क्षेत्रों में नई सैनिक चौकियां कायम की गई और नासिरुद्दीन ऐदगिन को नंदना में नियुक्त किया गया। खोखरों के गांव तुर्क अमीरों की जागीर में दे दिए गए। इससे शांति और व्यवस्था कायम हो गई।